हेलो दोस्तों, फोकस एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। मैं अमित उत्तम, जीएसटी इंस्पेक्टर। मैंने मरीन इंजीनियरिंग से बीई किया हुआ है और उसके बाद 5 साल तक मैं मर्चेंट नेवी में जॉब कर रहा था। इसके बाद 2016 में फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने एसएससी सीजीएल क्लियर किया और अभी जीएसटी इंस्पेक्टर हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ सीबीआईसी। ओके, तो इस डिपार्टमेंट में मैं एज ए जीएसटी इंस्पेक्टर वर्क कर रहा हूँ। इस लेसन में हम लोग एसएससी सीजीएल प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे और आगे के लेसन्स में मैं अपनी स्टोरी भी आप लोगों से शेयर करूंगा। हम लोग उन सभी पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो एसएससी सीजीएल में श्योर सिलेक्शन के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम के बारे में सारी बातें करेंगे। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है स्टार्टिंग से एंड तक, ठीक है, और फिर फाइनल सिलेक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्विजिट होती हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमें जानना चाहिए कि एग्ज़ाम क्या है, इसमें कैसे पेपर्स आते हैं और क्या क्या करना है एक्चुअली। तो सबसे पहले तो इसके बारे में जानना जो बहुत ज़रूरी है। तो इसका बेस्ट तरीका तो ये हो सकता है कि आपको नोटिफिकेशन पढ़ना चाहिए, एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ना चाहिए और दैट इज़ कंपलसरी। ओके, सो बट फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ी सी बातें बताऊँगा जो कि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि मेन पॉइंट्स हो सकते हैं। तो एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करते हैं। तो एग्जामिनेशन पैटर्न में 3 लेवल्स होते हैं, टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3। 3 स्टेजेस में एग्ज़ाम होता है। तो टीयर 1 में एक पेपर आता है, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्टिव होता है और ऑनलाइन होता है। इसमें 4 सेक्शंस होते हैं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस। ओके, तो सारे जो सेक्शंस होते हैं सब में 25-25 क्वेश्चंस होते हैं और ईच सेक्शन इज ऑफ 50 मार्क्स। तो टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है। ओके, इसके बाद टीयर 2 पे आते हैं। टीयर 2 पे 2 पेपर होते हैं, मेनली 2 पेपर होते हैं, जो कि 1 फॉर मैथमेटिक्स एंड 1 फॉर इंग्लिश। ओके, तो मैथमेटिक्स में 100 क्वेश्चन होते हैं और इंग्लिश के पेपर में 200 क्वेश्चन होते हैं। और इसके बाद अगर आप स्पेशल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, जैसे कि AAO और इन स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, तो इन दैट केस यू हैव टू गो फॉर अदर पेपर्स, दैट 3rd पेपर एंड 4th पेपर ऑल्सो। तो उसके लिए सेपरेट पेपर्स होते हैं। तो इसके बाद अदरवाइज आपको 2 ही पेपर देने पड़ते हैं। और फिर इसके बाद आता है टीयर 3। टीयर 3 पे रिटन एग्जाम होता है, जो कि पेन पेपर से होता है। और टीयर 3 में आपको नॉर्मली डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है, सब्जेक्टिव पेपर आता है, जिसमें कि आपको कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स चेक की जाती है इंग्लिश में। ओके, तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो और इंग्लिश में भी लिख सकते हो। और उसमें नॉर्मली पूछा जाता है लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, प्रेसी एंड ऑल दैट। ओके, तो ये सारी चीज़ें उस पेपर में पूछी जाती हैं और वो 100 मार्क्स का होता है। तो टोटल अगर आप नॉर्मल वे पे नॉर्मल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो टोटल 200 एंड टीयर 2 के लिए 400 एंड टीयर 3 के लिए 100। तो टोटल 700 का आपका टोटल मार्क्स होते हैं, जिसमें कि आपको ऑलमोस्ट 85% के ऊपर, 80% के ऊपर स्कोर करना पड़ता है, ताकि आप अच्छे से अच्छी रैंक ला सको और आप रिक्वायर्ड जो टॉप पोस्ट है आप उसको अचीव कर सको। तो इस तरह का हमारा ये एग्जामिनेशन पैटर्न होता है। ठीक है, एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में जानना और भी इसलिए ज़रूरी बन जाता है क्योंकि आप अपना टाइम इस चीज़ को देते हो। ठीक है, आप कोई भी टाइम फ्रेम डिसाइड करते हो कि आप 1 अटेम्प्ट में क्लियर करोगे, 2 अटेम्प्ट में क्लियर करोगे, तो वो टाइम जो है आप अपनी लाइफ का प्रेशियस टाइम इस चीज़ के लिए लगा रहे हो, तो उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात जानने के लिए इसलिए और भी होती है कि आपको मोटिवेशन चाहिए, आपको इंस्पिरेशन चाहिए वो काम करने के लिए। अदरवाइज आपको उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी, उसका इंथुजियाज्म उतना आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए उसके बारे में सारी जानकारी बहुत ज़रूरी है, अच्छी बातें भी, नेगेटिव बातें भी, सारी बातें जानना ज़रूरी है। ओके, तो धीरे धीरे मैं और भी इस एग्ज़ाम के बारे में बताता जाऊंगा और भी आगे मैं इस पेपर के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो इधर यहाँ पे मेरा फोकस रहेगा मेनली, माय फोकस विल बी इन मैथमेटिक्स बिकॉज आई विल बी टीचिंग मैथमेटिक्स ओनली। तो और मैं इसी के बारे में ज़्यादा फोकस करूंगा। आफ्टर दैट मैं ऑल एंड ऑल भी बात करूंगा इस एग्ज़ाम के बारे में और इस एग्ज़ाम की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इंग्लिश को लेकर भी, मैथ्स को लेकर और अदर पेपर्स को लेकर भी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसके बारे में भी बात करूंगा। तो मैंने लगभग 5 लेसन्स बनाए हैं और
सारे लेसन्स में मैं स्ट्रेटेजी के ही बारे में बात करूँगा, तो होप यू विल फाइंड यूजफुल। ओके, सो मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे टीयर 1 पे 50 मार्क्स होते हैं मैथमेटिक्स के लिए, और टीयर 2 पे 200 मार्क्स होते हैं। तो एक्चुअली मैथमेटिक्स डिसाइडिंग पार्ट बन जाता है, ठीक है। आपका जो स्कोर है मैथमेटिक्स का वो डिसाइडिंग पार्ट बन जाता है कि आपको कौन सी पोस्ट मिलती है, आप हायर अच्छी पोस्ट के लिए सिलेक्टेड होते हो, या फिर आप लोअर पोस्ट के लिए सिलेक्टेड होते हो, या फिर आप सिलेक्ट ही नहीं होते हो। तो इस चीज़ के लिए डिसाइडिंग पार्ट बन जाता है। वो कैसे? देखो, इंग्लिश क्या होता है कि इंग्लिश में बहुत फ्यू लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और इंग्लिश को प्रिपेयर करना इम्पॉसिबल तो नहीं है, बट इंग्लिश को प्रिपेयर करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है एक्चुअली, बिकॉज इंग्लिश की प्रिपरेशन एक तरह से कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना। तो इसलिए उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बट अगर आपने टाइम लिमिटेशन बहुत कम दी है, 6 मंथ 7 मंथ फॉर प्रिपरेशन, तो उस केस में आपको मैथमेटिक्स जो होती है उसमें स्कोर हाई स्कोर करना बिकम्स वेरी एसेंशियल। ओके, तो मैथमेटिक्स में आप बहुत क्विकली, बहुत तेजी से आप मतलब उसमें एक्सपर्टाइज गेन कर सकते हो और आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो यहाँ से समझ में आता है कि मैथमेटिक्स कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नॉर्मली मैथमेटिक्स बहुत ही हाई स्कोरिंग होता है, आप 150 के ऊपर मार्क्स तो लाना जरूरी है, बट आपको तो 170, 180, 190 एंड 200 तक भी आप स्कोर कर सकते हो, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। ओके, तो और मैं आपको इसी तरीके से लीड करूंगा यहाँ पे कि आप 190, 185 एंड 200 मार्क्स के लिए आप ट्राई कर सको, आप उतने मार्क्स ला सको। मैं इस तरह से आपको इस स्ट्रेटजी में आपको गाइड करने वाला हूँ, पूरे कोर्स में आपको गाइड करने वाला हूँ। ओके, सो लेट्स सी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो थोड़ा सा टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो मैथमेटिक्स में क्या क्या टॉपिक्स होते हैं। तो टॉपिक्स में 20 टॉपिक्स नॉर्मली हैं ये, और फिर एडवांस मैथमेटिक्स में भी कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एंड एलिगेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम डिस्टेंस एंड ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, नंबर सिस्टम, पावर इंडाइसेस एंड सर्ट्स, सिंप्लीफिकेशन, मिसलेनियस, मेंसुरेशन, एवरेज, एलसीएम एंड एचसीएफ, पार्टनरशिप एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। सो ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि नॉर्मल टॉपिक्स हैं। ओके, जो कि नॉर्मल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हैं। इसके बाद एसएससी सीजीएल में थोड़े से और टॉपिक्स होते हैं जो जिनको एडवांस मैथमेटिक्स की कैटेगरी में रखा गया है। तो उनमें से कुछ एडवांस नहीं है, बट एक्चुअली उनको नाम दे दिया गया है, और ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत सारा टफ है। आई विल बी टीचिंग ऑल द टॉपिक्स, सो यू विल सी कि कुछ भी टफ नहीं है, वी कैन मेक इट इजी है। ओके, सो इस एडवांस पोर्शन में क्या क्या आता है? अलजेब्रा आता है, टिग्नोमेट्री आती है, ज्योमेट्री आती है, हाइट एंड डिस्टेंस आती है, प्रिज्म एंड पिरामिड आता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है। तो ये सारे टॉपिक्स इसमें आते हैं। तो नॉर्मली मैथमेटिक्स अगर देखा जाए, सारे टॉपिक्स को अगर अच्छे से देखा जाए, तो मैथमेटिक्स में कुछ भी ज़्यादा मतलब कि टफ नहीं है। 10th लेवल तक की मैथमेटिक्स है, और थोड़ा सा ये जो एडवांस मैथमेटिक्स है वो 11th-12th लेवल की थोड़ी सी आएगी। तो आप ये देख सकते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम को मतलब कोई भी अटेम्प्ट कर सकता है, जैसे कि किसी ने बीएससी, बीकॉम या फिर बीटेक, या कोई भी मतलब जो ग्रेजुएशन किसी ने कर लिया है, तो किसी भी स्ट्रीम का है, तो वो इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकता है और इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर सकता है और इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ इसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि टफ चीज़ें नहीं है, बट ये है कि अगर आपने सही तरीका नहीं अपनाया तो एक्चुअली कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप डिज़र्विंग हो, बट आपकी जगह पे कोई दूसरा बंदा उस चीज़ को लेके जाए, क्योंकि उसने बहुत फोकस्ड और बहुत ही गोल ओरिएंटेड पढ़ाई की है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन के लिए, ओके, बिकॉज ऑफ कंपटीशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। और इसकी सबसे मतलब पॉजिटिव बात यह है कि इसमें वैकेंसीज बहुत होती हैं, मतलब कि अगर अदर एग्जाम से कंपेयर किया जाए तो एसएससी सीजीएल के लिए बहुत सारी वैकेंसी आती है, और जो पोस्ट हैं वो भी बहुत सारी अच्छी पोस्ट के लिए काफ़ी सारी वैकेंसीज होती हैं, जैसे 4600 ग्रेड पे होती है और 4200 ग्रेड पे होती है। तो इन सब ग्रेड पेज में भी काफ़ी 2000-3000 वैकेंसीज होती हैं, जो कि इट्स अ लार्ज अमाउंट, ओके, काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे सेलेक्ट होना और इस पोस्ट को पाना काफ़ी आसान हो जाता है कंपेयर टू अदर एग्ज़ाम, ओके। और कोर्स तो इजी रहता ही है, नॉर्मली इजी ही मैं कहूँगा कि इजी रहता है, बट वही है, फिर से मैं यही बता रहा हूँ कि बहुत ही गोल ओरिएंटेड
स्टडी आपको करनी पड़ेगी, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको रास्ते में चलना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो और थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या पोस्ट हैं, बिकॉज थोड़ा सा जानकारी तो बहुत ज़रूरी है, वो आपको मोटिवेट करता है कि कौन सी पोस्ट क्या आप बनने वाले हो उसके बाद क्लियर करके, तो वो एक चीज़ इंस्पायर करती है आपको कि आपको मेहनत करने के लिए, बहुत सारी मेहनत करने के लिए, क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ेगी एक्चुअली में। तो जैसे कि यहाँ पे ये कोड दिए हुए हैं ABCDEFGHIJKL ऐसे करके कोड्स दिए हुए हैं। तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, सेंटर सेक्रेटरीट में जॉब होती है, सेंटर सेक्रेटरीट, सेंटर विजिलेंस कमीशन पे जॉब होती है। ठीक है, ASO। तो ये सारी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट पे होती है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर AFHQ पे होती है, असिस्टेंट की जॉब है अदर मिनिस्ट्रीज में 4600 गेट पे, और ये ऊपर की भी सारी 4600 गेट पे की जॉब्स हैं। ठीक है, फिर असिस्टेंट इन अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट 4200 गेट पे की भी जॉब है, इनकम टैक्स ऑफिसर होता है, इंस्पेक्टर इन सेंट्रल एक्साइज होता है, प्रिवेंटिव ऑफिसर होता है, एग्जामिनर होता है। तो ये सारी 4600 गेट पे की जॉब्स हैं, जो कि ग्रुप बी की जॉब है, जो कि डायरेक्टली बिलो IAS रैंक से होती है। ठीक है, आप प्रमोशन, कुछ लोगों को यहाँ पे अगर आप अच्छी जल्दी इस चीज़ को ज्वाइन कर लेते हैं आप कम एज पे, तो आप प्रमोट होके आप पहुँच सकते हैं ग्रुप ए की जॉब तक ऑल्सो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में बहुत सारी जगह आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मैंने इसलिए इस चीज़ पे ज़्यादा बात करने की कोशिश नहीं की है अपने स्ट्रेटजी में। मैं मेनली उस चीज़ के बारे में बात करूँगा जो कि सारी जगह पे अवेलेबल नहीं है। ओके, तो क्या एक्चुअली उसको पाने के लिए करना है। ठीक है, बाकी ये सब सारी चीज़ें जो कि प्लस पॉइंट्स हैं, जो कि लिक्विडिटी चीज़ें हैं, जो मतलब कि आपको इंस्पायर करेंगी, वो आप इन चीज़ों के बारे में दूसरी जगह से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, और जैसे कि कुछ और पोस्ट हैं, इंस्पेक्टर इन प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में डिविजनल अकाउंटेंट DA की पोस्ट होती है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट होती है। तो इस रैंक के लिए आपको वो स्टैटिस्टिकल का अलग से पेपर देना पड़ता है। ऑडिटर्स की पोस्ट होती है कैग में। ठीक है, और जूनियर अकाउंटेंट, टैक्स असिस्टेंट CBEC CBDT। तो ये सारी कुछ लोअर पोस्ट हैं जो कि 2800 गेट पे या 3000 गेट पे की जॉब्स हैं। ओके, तो ये भी काफ़ी अच्छी जॉब्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई। तो इस रैंक के लिए आपको वो स्टैटिस्टिकल का अलग से पेपर देना पड़ता है। ऑडिटर्स की पोस्ट होती है कैग में। ठीक है, और जूनियर अकाउंटेंट, टैक्स असिस्टेंट CBEC CBDT। तो ये सारी कुछ लोअर पोस्ट हैं जो कि 2800 गेट पे या 3000 गेट पे की जॉब्स हैं। ओके, तो ये भी काफ़ी अच्छी जॉब्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई। तो आप टारगेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। बट मैं ये कहूँगा कि हमको, अगर हम किसी चीज़ की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो हमको टारगेट तो उस चीज़ की हाईएस्ट चीज़ की टारगेट करनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से हमें क्या मिल पाता है। ओके, बट हमारा जो एम होना चाहिए, जो गोल होना चाहिए, हमारी सोच होनी चाहिए, बहुत ऊंची होनी चाहिए। देन ओनली वी कैन अचीव, वी कैन गेट समवेयर। ओके, तो यहाँ पे कुछ और पोस्ट हैं, ऑडिटर ऑफिस अंडर CGDA, ऑडिटर एंड टैक्स असिस्टेंट CBDT, टैक्स असिस्टेंट CBEC, कंपाइलर, सब इंस्पेक्टर इन CB सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स एंड NIA ऑल्सो। तो ये सारी जॉब्स हैं, कुछ 4200 गेट पे की जॉब्स हैं, और बहुत ही रिस्पेक्टेबल जॉब्स हैं। ठीक है, बहुत ही रिस्पेक्टेबल जॉब्स हैं, और सोसाइटी में इनकी बहुत ही मतलब की रिस्पेक्ट है, बहुत ही वैल्यू है। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। और आगे के लेसन्स में मैं स्ट्रेटजी के बारे में मेनली, कि कैसे प्रिपरेशन करना है। ठीक है, ये लेसन तो मैंने नॉर्मली बताया कि आपको क्या क्या चीज़ें हैं, क्या इंस्पायर करेगा आपको, जो आप करने जा रहे हो, जिस एग्ज़ाम के बारे में प्रिपेयर करने जा रहे हो, वो एक्चुअली है क्या चीज़। तो थोड़ी सी जानकारी मैंने देने की कोशिश की है। फिर जो नेक्स्ट लेसन्स होंगे उसमें मैं और एग्जैक्टली स्ट्रेटजी के बारे में बात करूँगा कि आपको कैसे कैसे पढ़ाई करनी है, कितना टाइम देना है, और क्या करना है और क्या नहीं करना है, एक्चुअली में क्या अवॉइड करना है। ठीक है, और टू द पॉइंट स्टडी होनी चाहिए, जिससे कि आपको
भटकना नहीं है, और 6 to 7 मंथ एनफ है इस प्रिपरेशन के लिए, नॉर्मल बंदे के लिए, नॉर्मल स्टूडेंट के लिए। ओके।